नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आइए, आज हम शुरू करते हैं जो कल टॉपिक शुरू किया था संख्या पद्धति। कल हमने इसके बारे में थोड़ी-सी बेसिक जानकारियां ले ली थी कि अंक क्या होता है, बिंदु क्या होता है, संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति क्या होती है। तो आज हम इसको आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और आज संख्या पद्धति और संख्याओं विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल हमने अंक के बारे में पढ़ा था। अंक अंक के बारे में बताया था, अंक से ही बना है अंक गणित। अंक गणित का ही ये एक टॉपिक है संख्या पद्धति। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। तो अंक गणित के बारे में पढ़ें अगर, अंक से बना है अंक गणित। तो अंक गणित क्या है दोस्तों? गणित की वह शाखा, मैं लिखा नहीं रहा, केवल बोल देता हूँ, आप लिखना चाहें तो मेरी आवाज़ सुन के आप लिख सकते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? अंकगणित, अरिथमेटिक कहते हैं। अरिथमेटिक कहते हैं, यह है अंकगणित। जिस शाखा के अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, संख्याओं के विभिन्न प्रकार के संबंध एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, क्या क्या संक्रियाएं होती हैं, क्या क्या क्रियाएं उनमें होती हैं, उनको हम उस शाखा को अंकगणित कहते हैं। तो जब अंक गणित बन गया दोस्तों, तो इसी में अब हम संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। तो संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं का प्रकार कहें या संख्याओं का वर्गीकरण कहें, वर्गीकरण। तो संख्याओं का प्रकार या संख्याओं का वर्गीकरण दोस्तों किस प्रकार से किया गया है? सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत, इन्हीं को प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर। ये है दोस्तों अपनी पहली संख्या। इसको हम नाम देते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको। तो ये संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? इन संख्याओं के बारे में किसी को खोज की जानकारी नहीं है कि किसने खोज की। ऐसा माना जाता है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तो ये पहले से ही अस्तित्व में थी। जो नेचुरल नंबर जिन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, ये अस्तित्व में थी। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मैं आगे बताऊंगा अभी ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं संख्याएं। लेकिन दोस्तों ये 1 2 3 4 5 अब यहाँ 9 तक गए, अभी जीरो की खोज नहीं हुई थी। ये अस्तित्व में थी संख्याएं अस्तित्व में थी, मतलब 2 था अस्तित्व में, लेकिन 2 को अंक के रूप में नहीं लिखा जाता था। उस समय लिखने की पद्धतियां देवनागरी में या कहीं हिंदी में या संस्कृत में, तथा और भी विभिन्न पद्धतियों में, रोमन में, जैसे रोमन में ऐसे 10 लिखा जाता था। 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे और ऐसे 10 को इस प्रकार से लिखा जाता था। तो जब प्राकृत संख्याएं थी तब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाती हैं। लेकिन उस समय गिनती में दोस्तों 10 नहीं आता था, मतलब ये अंक में 10 नहीं था, क्योंकि जीरो की खोज ही नहीं हुई थी उस समय। तो 10 नहीं था। 10 को लिखने के तरीके अलग थे, जैसे संस्कृत में दशम लिखा जाता था। 10 के क्या लिखा जाता था? दशम। ऐसे 1 को तब ये अंक के रूप में नहीं लिखा जाता। 1 2 3, जो भी जिस प्रकार की समय समय पर भाषा रही होगी उस हिसाब से लिखा जाता था। तब अंक के रूप में लिखा ही नहीं जाता था। अंकों का चलन जब बाद में हुआ तब अंकों के रूप में हुआ ऐसे, और जीरो की खोज हो गई। जीरो की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ, बहुत महान गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट जी, उन्होंने जीरो की खोज की थी। तब जीरो को इसमें शामिल कर लिया गया 1 में, तो ये बनी पूर्ण संख्या।
तो प्राकृत संख्या दोस्तों या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गिनती की संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं वो होगी प्राकृत संख्या। कैसे? ये जैसे मेरे ये है, ये 5 अंगुली हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 से शुरू की तभी ये 5 अंगुलियां हो रही। अगर 0 से शुरू करते 0 1 2 3 4 तो ये 4 ही होती, जबकि गिनती में हम देख रहे हैं ये 5 हैं। तो ये गिनती की जो संख्या है 1 से शुरू होती हैं, उनको कहते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। और ये कहाँ तक जाती हैं दोस्तों? अनंत तक जाती हैं। अनंत की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसकी गणना नहीं की जा सकती कि अधिकतम कौन सी है। और पूर्ण संख्या क्या हो गई दोस्तों? जब 0 की भी खोज हो गई तो 0 को भी इसमें शामिल कर लिया गया प्राकृत संख्या में, तो ये एक और बड़ा परिवार बन गया। तो प्राकृत संख्या 0 शामिल कर ली प्राकृत संख्या में तो बन गई पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी कि 0 सहित प्राकृत संख्याओं के परिवार को, 0 सहित प्राकृत संख्या ये है, 0 सहित प्राकृत संख्याओं के परिवार को पूर्ण संख्या कहा जाता है या कहते हैं। तो इसको मिटाता हूं मैं और दोनों की परिभाषा थोड़ी थोड़ी लिखाई देता हूं। देखिए दोस्तों, अब परिभाषा देख लीजिए। प्राकृत संख्या जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। मैंने अभी गिन के बताया था 1 2 3 4 5। तो जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती कर सकते हैं, वस्तुओं को गिन सकते हैं, उनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या कब हुई? जब 0 की खोज हो गई तब ये संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं बन गई। अब इनसे 0 की जब खोज हो गई तो हम कितनी भी बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं, चाहे 10 लाख 10 करोड़ 10,000 करोड़, कितना भी लिख सकते हैं, या 3,000 5। जब 0 की खोज हो गई तो कितनी भी संख्याओं को बनाया जा सकता है, तब इनको कहा गया कि पूर्ण संख्याएं। तो जब 0 को इन संख्याओं में शामिल कर लिया गया इनके परिवार में, तो वही परिभाषा बन गई कि 0 सहित सभी प्राकृत संख्या तो पहले से थी, उनमें 0 की खोज और हो गई तो 0 और जोड़ दिया गया। तो 0 सहित सभी प्राकृत संख्याओं के परिवार या फिर इनके समूह को पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों 2 बातें निकल के आ रही हैं कि सबसे छोटी, इसको मिटा के आगे लिख देता हूं मैं, दो पॉइंट। प्राकृत संख्या में देखा जाए तो शुरू कहां से हो रही? 1 से, और एंड कहां हो रही? अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या दोस्तों कितनी होगी? 1। और सबसे बड़ी निकालना संभव नहीं है क्योंकि अनंत तक जाएगी, अनंत पता नहीं कितना बड़ा है। तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। संभव नहीं है। उम्मीद दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्यों प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 1। और सबसे बड़ी मतलब खत्म कहाँ पर होती प्राकृत संख्या? अनंत पर। और अनंत की तो गणना कर नहीं सकते कितना है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ऐसे अगर पूर्ण संख्या के बारे में कहा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही है? 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है? 0 या 0 है। तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या दोस्तों कौन सी है? ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि ये भी अनंत तक जाती है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं जब उनमें 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा संख्या रेखा। संख्या रेखा जिसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है दोस्तों? ये संख्या रेखा, ये काल्पनिक रेखा है। ये कहीं पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है कि ये खींची होकर, नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। क्या होती है ये संख्या रेखा? ये मान लीजिए एक रेखा है, इसके बीचों बीच में 0 या 0 को माना जाता है, और इसकी राइट हैंड की तरफ, इधर से इधर की तरफ
धनात्मक संख्याएं मानी जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, बराबर दूरी पे रहती हैं, ये 3 है, ये 4 है, अनंत तक कहीं भी जा सकती है। इसको धनात्मक दिशा बोलते हैं, तो प्लस अनंत तक बढ़ा सकते हैं आगे। ऐसे इसको इधर, ये लेफ्ट हैंड जो है इधर वाला, इधर -1, इधर ऋणात्मक संख्या होती है, -2, -3, -4 और डॉट 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 माइनस अनंत तक। ये अनंत का निशान है दोस्तों। लेटा हुआ 8 का अक्षर बनाते हैं, वो अनंत का निशान होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 आगे बढ़ती हुई इधर जाती है, धनात्मक दिशा होती है। ये 0 से शुरू होती है, इधर बढ़ती हुई ऋणात्मक दिशा होती है। तो देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 4 ये धनात्मक दिशा है। यहाँ से 0 से -1 -2 -3 -4 जो संख्याएं यहाँ इतनी, ये कितनी थी, इनको क्या बोलते थे, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं थी। जब 0 को भी शामिल कर लिया गया था दोस्तों इनमें, 0 से लेकर अनंत तक जाती, तब ये क्या बन गई थी, पूर्ण संख्याएं। तब क्या बन गई थी दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। 0 को भी शामिल कर लिया गया था, 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं थी, 0 1 2 3 4 अनंत तक, तो ये कौन सी संख्या बन गई थी, पूर्ण संख्याएं। अब 0 के अलावा दोस्तों इनमें ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर शामिल कर लिया जाए, इधर -1 -2 -3 पूरी अनंत तक, तो ये पूरा परिवार 0 से लेकर इधर ऋणात्मक दिशा में पूरी संख्याएं, इधर धनात्मक दिशा में पूरी संख्याएं, तो इनको बोला जाता है दोस्तों पूर्णांक, इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या, या अकेला पूर्णांक भी बोल सकते हो। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं कौन सी दोस्तों, इस चित्र से आपको एक्चुअल समझ में आ गया होगा। संख्या रेखा पर जो संख्याएं दर्शाई जाती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे धनात्मक दिशा में अनंत तक, ऐसे 0 से -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक दिशा में अनंत तक, तो इन सभी के पूरे परिवार को, सबको मिलाकर क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको पूर्णांक, या कहें तो इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इसमें छोटे रूप में देखा जाए तो ये पहले धनात्मक थी, उनको प्राकृत, 0 को भी शामिल कर लिया गया तो पूर्ण संख्या बन गई थी। 0 के साथ नेगेटिव संख्याओं को भी सभी को सम्मिलित कर लिया गया तो पूर्णांक हो गया। एक बात दोस्तों इसमें यहाँ याद रखनी है, पूर्णांक में दशमलव तथा भिन्न, दशमलव भिन्न कैसी, जैसे 3.5 2.4, और भिन्न वाली कैसे 3/4 7/3, ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं होते हैं। कैसे दोस्तों, क्योंकि इनके बीच में ये पॉइंट वाली संख्या तो इनके बीच में कहीं एडजस्ट करती है ना, जैसे यहाँ होगा तो 1.5 होगा, यहाँ 3.5 होगा, ऐसे इधर देखें तो इधर -3.5 होगा, ये 3/4 होगा यहाँ कहीं, ठीक। तो ये चीजें इसमें एडजस्ट नहीं करती। पूर्णांक में क्या है, पूरी जो संख्या होती है, पूर्ण अंक, इसका अर्थ ही निकालना, पूर्ण अंक, पूरा जो अंक होगा उस संख्या को लिया जाता है। जैसे 1 2 3 4, इनके बीच में जो संख्या आएंगी बटे वाली, या ये दशमलव वाली कहें, या इनको बटे वाली, ऐसे भिन्नात्मक रूप कहें, वो पूर्णांक में शामिल नहीं होती। पूर्णांक में दोस्तों कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, जो पूर्ण अंक होता है अपने आप में, इसमें दशमलव और बटे में कुछ न लगा हो, पूर्ण अंक होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, मतलब चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे 0 हो, इन सबको क्या माना जाता है, पूर्णांक माना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये ग्राफ से आपको प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक समझ में आए होंगे। अब इसी के गुण धर्म के आधार पर इनको और भी नाम दिए जाते हैं, वो मैं आगे विस्तार से बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये नंबर लाइन मैंने दोबारा से बना दी, थोड़ी बड़े से ऊपर उठा के यहाँ, जिससे बहुत सारी चीजें मुझे समझानी है तो वो एक बार में समझा सकूं। 0 है, इसको दोस्तों ना तो धनात्मक मानते हैं ना ऋणात्मक मानते हैं, तो ये क्या हुआ, शून्य पूर्णांक इसे बोल सकते हैं आप, शून्य पूर्णांक, 0 इंटीजर, 0 इंटीजर, ये हो गया दोस्तों शून्य पूर्णांक। ये इधर की क्या हुई दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक
पूर्णांक, एक से लेकर यहाँ तक धनात्मक, क्योंकि इसमें जीरो को तो शामिल करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो तो शून्य पूर्णांक, ना ये धनात्मक में होता है ना ऋणात्मक में होता है। इधर यहाँ से दोस्तों ये हो गई, ये माइनस अनंत तक जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इन शब्दों पे दोस्तों गौर करिए, इनको जो आपके आगे सवाल बनेंगे उनमें बहुत इनका महत्व आएगा। धनात्मक पूर्णांक उस समय आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप बारीकी से एकदम बेसिक से समझते जाएं। इसको नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, ये नेगेटिव का ऐसा साइन होता है, इसे पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये अब देखिए दोस्तों, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, धनात्मक जितनी भी संख्याएं, ये ऋणात्मक हो गए, ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं। अब धनात्मक पूर्णांक जो है इनको और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे ये बंद करिए, इतना धनात्मक पूर्णांक, यही तो प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को और क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो कहीं दूसरा नाम भी धनात्मक पूर्णांक का प्राकृत संख्या नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृत संख्याएं। और शून्य पूर्णांक को भी इनमें मिला लिया जाए, वो बात आगे बताऊंगा मैं क्या है। अभी ये तीन देखिए आप, शून्य पूर्णांक ये हो गया, ये अपना हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और किस नाम से जान सकते हैं, प्राकृत संख्याओं के नाम से। ये हो गया अपना ऋणात्मक पूर्णांक। अब दो टर्म और होते हैं दोस्तों, गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक। इसे कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर ये क्या होते हैं दोस्त, इनको यही समझ लीजिए। इनकी परिभाषा तो मैं बाद में लिखा दूंगा, पहले आप इन दोनों की परिभाषा देख लीजिए कैसे, यही इस ग्राफ जो नंबर लाइन बनाई है इसी से आपको क्लियर हो जाए। गैर धनात्मक, नॉन पॉजिटिव। गैर धनात्मक मतलब धनात्मक संख्या उसमें नहीं होनी चाहिए, धनात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो धनात्मक कौन सी है, ये जीरो तो धनात्मक है नहीं, न ऋणात्मक है। और गैर धनात्मक का मतलब हुआ कि जिसमें धनात्मक ना हो, तो इनको हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। तो ये गैर धनात्मक में क्या आ जाएंगी, जीरो सहित सभी ऋणात्मक संख्या ये आ जाएंगी दोस्तों गैर धनात्मक में। तो लिखेंगे शून्य सहित सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह या परिवार को गैर धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिवार से भी आप समझ लीजिए, गैर धनात्मक, गैर धनात्मक मतलब धनात्मक नहीं होना चाहिए, उनमें धनात्मक नहीं होना चाहिए। धनात्मक हमने काट दी, ये वाली हटा दी, तो कौन सी बची, फिर जीरो बचा और ये सभी ऋणात्मक बची। तो जीरो सहित सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को या परिवार को गैर धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऐसे ही ये हो गया गैर धनात्मक आपका। तो गैर ऋणात्मक, अब गैर ऋणात्मक मतलब बिना ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए उसमें, मतलब ये वाली नहीं होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और ये जीरो भी होना चाहिए, क्योंकि जीरो तो ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। तो गैर ऋणात्मक में क्या आ जाएगा, जीरो सहित सभी धनात्मक, गैर ऋणात्मक की परिभाषा क्या आ जाएगी, जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याओं या पूर्णांकों संख्याएं दोस्तों, पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्णांकों के समूह को क्या बोलते हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए दोस्तों,
फिर से एक बार समझिए, गैर धनात्मक का मतलब हुआ गैर धनात्मक। गैर तो आप गांव की भाषा में या कैसे भी आपने सुना है, गैर का मतलब होता है उसके बिना। तो बिना धनात्मक मतलब जिसमें धनात्मक ना हो, तो धनात्मक ना हो तो ये धनात्मक धनात्मक को काट दिया, जीरो तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो जीरो तो इसके साथ में आ जाएगा अभी। तो जीरो सहित सभी ऋणात्मक संख्याएं जो होंगी वो हो जाएंगी गैर धनात्मक। ऐसे गैर ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए उसमें, तो क्या जीरो तो हो सकता है और धनात्मक हो सकती है, तो गैर ऋणात्मक इनको हटा के ये वाला, तो जीरो सहित सभी धनात्मक, जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या ले लेंगे, गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो अब देखिए जीरो सहित 1 2 3 4, जीरो सहित सभी धनात्मक, जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याओं या पूर्णांकों के समूह को गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो जब जीरो भी आ गया और ये सभी धनात्मक आ गई, तो इसके बारे में एक पहले परिभाषा पढ़ी थी क्या, पूर्ण संख्याएं। तो गैर ऋणात्मक को और दूसरे नाम किससे जान सकते हैं, इसको पूर्ण संख्याओं के नाम से। पूर्ण संख्या में भी तो परिभाषा यही थी कि जीरो से लेकर शुरू होती है और अनंत तक संख्या जाती है, वो पूर्ण संख्या होती है। और ये गैर ऋणात्मक की परिभाषा है। गैर ऋणात्मक में क्या आ रहा है, जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्या है वो गैर ऋणात्मक है, तो इसको ही गैर ऋणात्मक और क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। तो गैर ऋणात्मक का दूसरा नाम और क्या हो सकता है दोस्तों, पूर्ण संख्या। ये परिभाषा आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि जीरो सहित सभी धनात्मक, जीरो भी शामिल होगा, मतलब इन संख्याओं, ये प्राकृत संख्याएं थी, इनमें जीरो भी शामिल कर लिया था, तो ये क्या बन गई थी, पूर्ण संख्या। और वही परिभाषा इसकी गैर ऋणात्मक की हो रही है ये। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गए, -1 से ये, धनात्मक पूर्णांक +1 से अनंत तक, शून्य पूर्णांक ये हो गया। और तो अब परिभाषा अपनी कितनी हो गई, 5। एक पहले एक इसको नाम दे दीजिए, 2 ये हो गया, 3 हो गया धनात्मक पूर्णांक, 4 हो गया गैर धनात्मक, 5वां हो गया गैर ऋणात्मक। ये आपको 5 परिभाषा आपको दिख रही होंगी। परिभाषा कुछ नहीं समझने लायक, बस इनकी थोड़ी परिभाषा आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों हमने संख्याएं पढ़ ली, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक पढ़ लिए। अब जब पूर्णांक की बात हो गई तो अब हम आते हैं संख्याओं की विभिन्न और कैटेगरी पर, जैसे सम संख्या। सम संख्या इसे बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या क्या होती है दोस्तों, छोटी क्लास में हम परिभाषा पढ़ते थे कि जो संख्या 2 से भाग पूरा पूरा चला जाए वो सम संख्या होती है। ये भी बात सही है, लेकिन अब 2 से भाग देखे कौन देखे, अब हम बड़े हो गए, अब हम फास्ट हो गए, अब हम तेज दौड़ना चाहते हैं, जल्दी चलना चाहते हैं, इसलिए परिभाषा भी ऐसी ही हमको करनी पड़ेगी। भाग देखे कौन देखे, थोड़ा सा देखो बस, नजर मारो, आगे बढ़ो, ऐसी हो गई ना अब हमारी सोच पढ़ने की। तो हम क्या करेंगे, इसकी उसी हिसाब की परिभाषा आपको बताएंगे, और आप जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे साथ ही वो सीख जाएंगे। तो परिभाषा लिखेंगे, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। जैसे 206, 7000, 526, ये संख्या है। अब दोस्तों पुरानी परिभाषा के आधार पर हम कौन भाग दे के देखेगा, हमको तो आलस लगने लगेगा, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हम तेज चलना चाहते हैं, फास्ट दौड़ना चाहते हैं, तुरंत समझना चाहते हैं। तो डायरेक्ट इकाई अंक ये, यहाँ का इकाई अंक ये इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक है तो वो संख्या सम संख्या है, क्योंकि उसमें भाग पूरा पूरा चला ही जाएगा, वो देने की जरूरत ही नहीं है। हमने इकाई का अंक पकड़ लिया, अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी एक अंक है इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या सम संख्या होगी, अन्यथा वो विषम संख्या होगी। क्योंकि संख्याओं को सम और विषम के आधार पर केवल 2 ही प्रकार की होती है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 या 6 और 8 में से कोई एक अंक होता है, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अब विषम संख्या,
तो इनके अलावा जो अंक बचे कौन से बचे, टोटल अंक तो हमारे पास 10 ही होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनमें से 5 आ गए, 0 2 4 6 8 आ गए। तो कौन से बचे, वो अगर इकाई के स्थान पर है तो दोस्तों विषम संख्या हो जाएगी। तो वे संख्या हैं जिनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 में से कोई अंक हो तो वह संख्या विषम संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा ना पहले जो लिखाई थी कि 2 का भाग दे चला जाए वो संख्या सम संख्या होती है, वो भी गलत नहीं थी, वो भी सही परिभाषा थी। ऐसे ही यहाँ परिभाषा इसकी एक और लिख सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। अब लेकिन बात वही आ जाती है कि 2 का भाग दे के देखे कौन, इतनी हमको कहाँ फुर्सत है, इतना हमको टाइम का, हम तो फास्ट चलने वाले हो गए हैं अब। तो सीधा सीधा इकाई का स्थान देख लीजिए, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 या 9 इनमें से कोई भी एक अंक है तो वो संख्या विषम संख्या होती है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कहीं कोई बच्चे कोई गलती कर सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि 3 से भाग जाने वाली संख्या विषम संख्या होती, नहीं ऐसा नहीं। विषम संख्या की सही परिभाषा क्या है कि वह संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 या 9 इनमें से कोई भी एक अंक होता है तो वो संख्या विषम संख्या होती है। जैसे 351, 705, 7053, 1000, 10,003, ये संख्याएं सभी विषम संख्याएं, क्योंकि इकाई के स्थान पर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो वो संख्या विषम संख्या होती है। अब दोस्तों एक छूट गया जीरो, कि जीरो को क्या कहा जाए। तो जीरो देखिए दोस्तों, हमने जीरो के बारे में पढ़ा था अभी। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक था और ना ऋणात्मक पूर्णांक। ना तो जीरो को धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में रखा गया था ना ऋणात्मक पूर्णांक। इसको एक केवल शून्य पूर्णांक कहा गया था। क्या कहा गया था, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और अब यहाँ जो सम विषम की जब चर्चा हो रही तब जीरो एक सम पूर्णांक होता है। जीरो क्या होता है, सम पूर्णांक होता है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन लगी होती है, जीरो सम पूर्णांक तो होता है, सम माना जाता है। जैसे -4, -6, -18 ये भी सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, ये सम संख्याएं होती सभी। लेकिन फिर भी सम संख्या किसको कहा जाता है, सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में, सम संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप से ही होती हैं। मतलब ऐसा है कि जो सम संख्या है वो नेचुरल नंबर को ही माना जाता है। इसलिए सबसे छोटी, वास्तविक रूप में कहें तो सबसे छोटी सम संख्या 2 ही मानी जाती है या होती है, मानी जाती है या होती है। वैसे सम संख्या में जीरो भी है, ये माइनस की, ये भी सम संख्याएं हैं। लेकिन सम संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्याओं में से ही ली गई हैं, प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में से सम संख्याओं को उठाया गया है। इसलिए सबसे छोटी वास्तव में संख्या, सम संख्या कौन सी होती है, 2। कहीं क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 2। ऐसे ही दोस्तों विषम संख्याओं के लिए जब बात की जाए तो विषम में भी प्राकृतिक संख्याओं को लिया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 1। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कि सम और विषम संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब
आज इस क्लास को यहीं रखा जाए या थोड़ा और बताया जाए, आज यहीं रखते हैं इस क्लास को। तो दोस्तों आज आपने सम और विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के बारे में जानकारी ली। उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगेगी वीडियो जब आप देखेंगे। और जहां भी आपको कहीं कोई कमी नज़र आती है तो आप सुझाव कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक दे सकते हैं, जिससे मुझे अपने अंदर और सुधार करने का मौका मिलेगा। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने मित्रों में, साथियों में जो भी तैयारी करना चाहते हैं, गणित को एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं ये क्लासें। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो आपको सुझाव हैं वो मुझे सुझाव आपके आमंत्रित हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुझाव जरूर देंगे, जिससे मुझे सुधार का मौका मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और सेहत बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।